हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शुभम क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने क्रिस्टल लैटिस के बारे में पढ़ाई की थी और हमने समझा था कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, एकक कोशिका क्या होती है, और हमने थोड़ा सा टाइप के बारे में, मतलब एकक कोशिका कितनी प्रकार की होती है उसके बारे में भी ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारा हो गया था। अब हमने सरल घनीय एकक कोशिका के बारे में पढ़ लिया था कि इसमें क्या होता है, अवयवी कण घनों के कोणों पर उपस्थित होते हैं, जिसमें प्रति एकक कोशिका अवयवी कणों की संख्या 1/8 × 8 यानी 1 होती है। आज हम लोग केंद्रित एकक कोशिका के बारे में पढ़ने वाले हैं और बेसिकली हम लोग उसके टाइप के बारे में, जो 3 प्रकार के बारे में मैंने आपको बताया था, जो कि बीसीसी, एफसीसी और अन्य केंद्रित एकक कोशिका है, उसके बारे में आज हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। केंद्रित एकक कोशिका। तो सबसे पहले केंद्रित एकक कोशिका है क्या? तो वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी स्थित होता है, वह केंद्रित एकक कोशिका कहलाती है। मतलब क्या कहने का है कि जो कॉर्नर्स है, जो हमने यहाँ पर देखा था, जो हमारा ये लैटिस है, यूनिट सेल है, इसके जो कॉर्नर्स है, इसका जो घन के कोण है, उसमें क्या होता है, वहाँ पर लैटिस पॉइंट तो होता ही है, साथ के साथ क्या होता है, इन पॉइंट्स के अतिरिक्त भी किसी एक जगह पर या एक से ज़्यादा जगहों पर आपको क्या मिलने वाले, अवयवी कण मिलने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे एक एक करके कैसे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रकार है बीसीसी। बीसीसी का फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में बॉडी सेंटर क्यूबिक। ओके, इसको कि हम लोग हिंदी में, हमारी भाषा में कहते हैं काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका। काय केंद्रित मतलब बॉडी सेंटर, इसीलिए इसका नाम क्या आ गया, बीसीसी। तो काय केंद्रित, मैं इसको बीसीसी बोलने वाली हूँ, इतना बड़ा नाम नहीं बोलने वाली हूँ, मैं बीसीसी बोलने वाली हूँ। ठीक है, तो बीसीसी का मतलब क्या है, काय केंद्रित। मतलब जैसे कि ये हमारा एक क्यूबिक सेल है, हमारा एक यूनिट सेल है, तो इसमें हमारा लैटिस पॉइंट तो कॉर्नर्स पे रहेगा ही। ठीक है, लैटिस पॉइंट हमारे यानी जालक बिंदु हमारा कॉर्नर्स पे तो रहेगा ही, साथ के साथ ही कहाँ पर रहने वाला है, इस बॉडी के बीच में भी। ठीक है, मतलब जैसे मैंने यहाँ पर दर्शा रखा है, यहाँ पे मैंने कोड़ों पे बिंदु नहीं दिखाया है, वो आप अंडरस्टूड समझिए, वो अंडरस्टूड है कि वहाँ पर हर केस में रहेगा ही, चाहे सिंपल क्यूबिक हो, चाहे बीसीसी हो, चाहे एफसीसी हो, या अन्य केंद्रित एकक कोशिका, उसमें आपको लैटिस पॉइंट कॉर्नर्स पे यानी घन के कोणों पर मिलने ही वाला है। उसके अलावा कहाँ मिलने वाला है वो आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो अगर आपसे अगर यहाँ पे कॉर्नर्स में नहीं आपको बिंदु दिखती है और नाम लिखा हुआ है कि एचसीसी है, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि कॉर्नर्स पर सारी जगह पर अवयवी कण हमारे मौजूद है, वो है क्या, जालक बिंदु। ठीक है, अभी हम लोग बीसीसी पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा एचसीसी का एग्जाम्पल है। अब क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि बीसीसी में क्या होगा, काय केंद्रित मतलब बॉडी सेंटर। तो ये जो हमारा क्यूब है, उसके बॉडी के मतलब उसके सेंटर में, उसका सेंटर कहाँ आएगा, कहीं यहाँ पे, क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये 2D स्ट्रक्चर नहीं है, 3D स्ट्रक्चर है, तो कहीं यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बना रखा है, तो ये देखिए यहाँ पर आपको देखिए, ये सब इमेजिनेशन का खेल है, तो आपको इसमें इमेजिन बहुत अच्छे से करना होगा। ठीक है, तो ये हमारा बीसीसी का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, अब हमारा देख लेते हैं कि बीसीसी में हमारे जो अवयवी कण होते हैं उनकी संख्या कितनी है और कैसे निकालना है, ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें बीसीसी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, बीसीसी में अवयवी कण कोणों के साथ केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। कहाँ कहाँ होते हैं, कोणों के साथ, कोण पे तो रहेगा, जैसे मैंने बताया आपको, कोण पर रहने ही वाला है, उसके अलावा कहाँ रहता है, केंद्र पर उपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे कि जो हमारी एकक कोशिका में, बीसीसी एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो देखिए इसमें जैसे कि हमने देखा कि इसमें अवयवी कण कोनों पर होते हैं, तो जैसे हमने कोनों पर देख लिया था कैसे निकालना था नंबर, 1/8 × 8। क्यों 1/8, क्योंकि एक कॉर्नर की जो कंट्रीब्यूशन होती है, एक कॉर्नर जो कंट्रीब्यूशन करता है अवयवी, मतलब एक अवयवी कण जो कॉर्नर पर स्थित है, वो यूनिट सेल में जो कंट्रीब्यूशन देता है वो है 1/8।
ये कैसे 1/8 आया है ये हमने पिछली वीडियो में देख लिया है। तो जिसने भी वो वीडियो मिस किया है कृपया जाकर वो वीडियो देख लें ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि 1/8 कैसे आया है। ठीक है, 1/8 कैसे आया है वो हम समझ चुके हैं। और 8 होते हैं हमारे कॉर्नर्स, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। तो हमारे 8 कॉर्नर्स और हर का कंट्रीब्यूशन कितना 1/8। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा कितना 1। जैसे ये दोनों आपस में कट जाएंगे, 8 से 8 कट गया, बचा कितना 1 प्लस 1 जो हमारा सेंटर में है, जो केंद्र में हमारा जो ये है अवयवी कण, तो वो हो गया पूरा 1। क्यों? क्योंकि वो पूरा का पूरा उस मतलब इसी लैटिस के अंदर है, इस जालक के अंदर है। ठीक है, तो उसका कंट्रीब्यूशन पूरा होगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये 1 और ये 1 दोनों को जब जोड़ेंगे तो आपको मिलने वाला है 2। तो इस प्रकार से हमें कंक्लूजन मिला कि बीसीसी में जो एकक कोशिका में अवयवी कणों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? कुल 2 होती है। ठीक है, अब हम लोग एफसीसी पढ़ने वाले हैं। बीसीसी समझ में आ गया होगा, अब हम लोग एफसीसी पढ़ने वाले हैं। तो एफसीसी का जो इंग्लिश में फुल फॉर्म है वो है फेज सेंटर क्यूबिक। क्या है? फेज सेंटर क्यूबिक। तो फेज का एफ ले लिया हमने, सेंटर का सी ले लिया और क्यूबिक का सी ले लिया। ठीक है, तो बन गया हमारा एफसीसी। अब इसको हमारी भाषा में हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? वो है फलक केंद्रित एकक कोशिका। फलक मतलब फेस। ठीक है, फलक मतलब क्या होता है? फेस। अब मैं आपको थोड़ा समझाने वाली हूँ एक बॉक्स के हेल्प से। इस बॉक्स के हेल्प से देखिए क्या है फलक। जैसे ये एक 3D बॉक्स है, ये पूरा क्यूबिक तो नहीं है लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हेल्प लूँगी समझाने के लिए इसकी। ठीक है, तो हाँ, तो देखिए जो मैं फलक की बात कर रही हूँ फेस की, तो ये एक फेस है इस बॉक्स का, ये एक फेस है। दूसरा फेस इसके पीछे वाला रहेगा। ठीक है, इसके पीछे वाला। तीसरा फेस कौन सा होगा? इसका साइड वाला फेस रहेगा। और इसके ऑपोजिट वाला जो रहेगा चौथा फेस रहेगा। पांचवा फेस रहेगा ये वाला फेस। ठीक है, और इसके ऑपोजिट कौन सा रहेगा? फेस ये वाला। इस पर मैं आपको अगर चाहूँ तो नंबरिंग कर देती हूँ। 1, इसके पीछे का हो गया 2, फिर इधर का हो गया 3 और इधर का हो गया 4, ये वाला हमने लिख लिया 5 और इसके ऑपोजिट वाला हो गया 6। तो हमने देखा, ये हम समझ भी चुके हैं कि हमने देखा था कि 6 फेसेस होते हैं किसी भी क्यूब के, है ना। ये आप समझिए कि सिर्फ एक क्यूब है, ये क्यूब की पर ये क्यूब है नहीं, वो आपको पता है, बट मैं रिप्रेजेंट करी क्योंकि एक 3D स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो क्या हो गया? फलक किसको कहते हैं? तो इस सरफेस को, ये जो हमारा सतह आपको दिखाई दे रहा है, इसको एक फलक कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? एक फलक कहते हैं। ठीक है, तो इसको फेस कहते हैं या फलक कहते हैं। अब फलक केंद्रित का मतलब क्या है कि हर एक फेस पर उसके सेंटर में, यानी कि यहाँ पर क्या रखा होगा? हमारा लैटिस पॉइंट होगा, जिसमें क्या होगा? हमारा अवयवी कण होगा। ठीक है, अब थोड़ा समझिएगा कि एक जो फलक है, एक फलक पे रहने वाले कण, यानी अगर कोई कण यहाँ पर स्थित है तो उसका कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में कितना होगा? ठीक है, तो अगर आप इस जैसा ही सेम एक और बॉक्स ले आके इसके ऊपर रखें तो वो जो हमारा अवयवी कण है वो इन दोनों में बॉक्स में बीच में आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बॉक्स में एक जो सेंटर में है, यहाँ फेस सेंटर पे जो हमारा अवयवी कण है उसका कंट्रीब्यूशन एक सेल में कितना होगा? हाफ होगा। कितना होगा? हाफ होगा। ठीक है, तो देखिए अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि फेस पे जो रहेगा उसका कंट्रीब्यूशन एक सेल में कितना होगा? हाफ रहेगा। ठीक है, अब हम लोग एफसीसी देख लेते हैं। क्या लिखा है इसमें? अवयवी कण। इसमें अवयवी कण कोनों के साथ फलक पर उपस्थित होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? कोनों पर तो रहना ही है, साथ में फलकों पर रहना है। तो अगर मैंने आपको 3D से समझाया, अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर 2D में बना के दिखाती हूँ। तो ये हमारा एक क्यूबिक लैटिस है, क्यूबिक सेल है। और इसमें देखिए फलक पर ऊपर वाली जो फलक है जिस पर 1 नंबर, ये वाली फलक पर जो है हमारा ये बना दिया हमने, साइड वाली पर ये बना दिया, और इसके ये ऊपर वाले पे बना है, नीचे वाले पर भी इस पे यहाँ पे हम बना सकते हैं।
और इसके ऑपोजिट वाले में हम कहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे, क्योंकि इस वाले फलक का जो सेंटर है, केंद्र है, वो यहाँ पर है। अभी आपको दो फेसेस बच गए, कौन कौन से, एक तो ये वाला फेस और एक पीछे वाला फेस, ठीक है। तो इस वाला, ये वाला जो सामने से आपको दिखाई दे रहा है, इसका सेंटर कहीं यहाँ पर आता है, तो आप यहाँ पर एक अवयवी कण बनाइए। और जो पीछे वाला फेस है, ये हमारा ये वाला फेस था, ठीक है। अब ये वाला जो फेस आपको दिखाई दे रहा है, इसका सेंटर कहीं यहाँ पर आता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे 6 फेसेस पर क्या होगा, एक एक अवयवी कण हो गया। और हर एक फेस, क्योंकि हर एक फेस में जो अवयवी कण है उसका कंट्रीब्यूशन हमने देखा कि आधा होता है, हाफ होता है। तो हमें अब यहाँ से अगर निकालना होगा कि इस एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी है, तो हम देखेंगे कि कॉर्नर पे तो हमने निकाल के रखा है, कॉर्नर वाला तो कहीं नहीं अलग है, कॉर्नर वाला तो बिल्कुल सेम है। अब फलकों पर, एक फलक पर कंट्रीब्यूशन 1/2 और ऐसे फलक कितने हैं, टोटल 6 फलक हैं। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 आएगा और ये हो जाएगा 1। तो 1 और 3 को जोड़ने पर कितना आएगा, 4। यानी FCC में हमारी जो अवयवी कणों की जो संख्या है वो टोटल कितनी हो जाएगी, 4। अब ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लोगों को समझ में नहीं आया हो, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग याद कर सकते हैं, क्योंकि ये एक 3D चीज़ है, मतलब एक इमेजिनेशन करने वाली, आपको इमेजिन करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप उसके लिए एक अच्छा तरीका है कि आप याद कर लें, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। अगर समझ में आ गई तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, पर अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप याद कर सकते हैं कि FCC एकक कोशिका में कितने होते हैं, अवयवी कणों की संख्या 4 होती है। BCC में कितनी होती है, हमने निकाल के देखा है, तो 2 होती है। तो आप चाहें तो आप FCC और BCC के लिए याद भी कर सकते हैं। और सिंपल क्यूबिक के लिए तो हमने देखा ही था, तो सिंपल क्यूबिक के लिए कितना होता है, 1 होता है, जो कि सिर्फ घनों के कोणों पर पाई जाती है, ठीक है, घन के कोणों पर पाई जाती है, ठीक है। तो जिसको समझ में आया उसके लिए बहुत अच्छी बात है। और अगर इमेजिनेशन आपकी अच्छी है तो आपको ज़रूर समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो आप ये सब वैल्यूज़ याद कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिए, जो तीसरा टाइप है हमारा अन्य केंद्रित एकक कोशिका, ठीक है, एकक कोशिका। इसमें क्या होता है, इसमें अवयवी कण कोणों के साथ किन्हीं 2 फलकों पर उपस्थित रहते हैं। क्या कहने का मतलब है, कोणों पर तो रहने ही वाले हैं, कोणों पर रहेंगे ही रहेंगे, और किन्हीं 2 फलकों पर रहेंगे। अब कौन से 2 फलक रहेंगे, तो फलक कोई भी रह सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि वो दोनों ऑपोजिट होने चाहिए, एक दूसरे के ऑपोजिट होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक क्यूबिक सेल बना के दिखाने वाली हूँ, यहाँ पर आप भी मेरे साथ साथ बना सकते हैं क्यूबिक सेल और समझ सकते हैं कि ये हो गया हमारा क्यूबिक सेल, ठीक है। अब देखिए कॉर्नर्स पे, यानी कि यहाँ पे घन के कोणों पर तो रहेगा ही, तो ये हमने कोणों पर बना दिया है, क्या बना दिया, अवयवी कण। अब इसने कहा है कि किन्हीं 2 फलकों पर, तो कोई 2 फलक, सपोज कि हमने ये वाला फलक ले लिया, इसको मैं कुछ नाम दे देती हूँ, जैसे ABCD, ठीक है, और नीचे वाले को नाम दे देती हूँ EFGH, ठीक है। तो हमारा ये ABCD फलक हो गया और हमारा EFGH एक फलक हो गया, ठीक है। तो हमने क्या समझना है कि लैटिस पॉइंट तो कॉर्नर्स पर है ही, साथ में कौन सी जगह पर है भैया, फलकों पर, किन्हीं 2 फलकों पे। और 2 फलक कौन से होने चाहिए, वो ऑपोजिट होने चाहिए, एक दूसरे के ऑपोजिट होने चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि ये, जैसे अब ज़रूरी नहीं है कि ABCD ही हो, आप ये वाला फलक और इसके सामने वाला फलक भी ले सकते हैं, कोई भी 2 फलक जो ऑपोजिट हो एक दूसरे के, वो आप ले सकते हैं। तो मैंने ये वाला ऊपर और नीचे की फलक को चूज़ किया है, जो कि ABCD और EFGH है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें अगर इसमें जानना हो इस एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी है, तो वो बिल्कुल आसान है। कैसे निकालेंगे, कॉर्नर्स वाला तो बिल्कुल आसान है, 1/8 × 8, ठीक है, ये तो बिल्कुल आसान है। अब आपको समझना है, हमने फलकों पर देख लिया कि अवयवी कण की कंट्रीब्यूशन कितनी होती है, 1/2, हाफ होती है, 1/2 होती है। और हमने देखा कि किन्हीं 2 ही फलकों पर है उपस्थित, तो यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। और ये 2 से 2 कट जाएगा और आएगा 1, और 1 ऑलरेडी एक लैटिस पॉइंट जो कॉर्नर्स पे था, यानी घन के कोणों पर था, तो ये 1 और 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2।
तो समझ आया कि अन्य केंद्रित एकक कोशिका में कितने होते हैं अवयवी कणों की संख्या एक यूनिट सेल में, एक प्रति एकक कोशिका, तो वो हो जाएगा 2। तो बिल्कुल आसान है ये समझना, बस ये है कि एक बार आपको जो 3D स्ट्रक्चर है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो 3D स्ट्रक्चर के लिए मैंने आपको उस दिन भी बताया है, आपको कंपेयर करना पड़ेगा। आप कोई 3D बॉक्स लीजिए, 3D ऐसा क्यूब लीजिए, रूबिक्स क्यूब लीजिए और उसको कंपेयर करिए, जैसे मैंने बताया है पॉइंट्स पे नाम लिख के या फिर 1 2 3 4 नंबरिंग करके आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ तक हमारा हो गया, हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, लैटिस स्ट्रक्चर यानी क्रिस्टल जालक और एकक कोशिका, और प्रकार भी पढ़ लिए एकक कोशिका के। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं संकुलन क्षमता, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं, संकुलन क्षमता। तो जैसे अब हम लोग देखिए संकुलन क्षमता है क्या। तो संकुलन क्षमता किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरते हैं उससे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता। तो एक तरीके से समझ लीजिए कि आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो हमारे क्रिस्टल जालक के मतलब क्रिस्टल जालक के जो अवयवी कण है उनका आयतन ज्ञात होना चाहिए, ठीक है। और उससे हम उसको डिवाइड करेंगे, उसको भाग देंगे किससे, क्रिस्टल जालक की कुल आयतन से। तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें संकुलन क्षमता मिलने वाली है, ठीक है। तो क्रिस्टल जालक देखिए, जैसे कि हमने पढ़ा, अभी तक हमने सब कुछ स्फेयर माना है ना, ठीक है, स्फेयर। और स्फेयर की जो वॉल्यूम यानी आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो 4/3 पाई r क्यूब होता है, जहाँ पर r क्या हमारा रेडियस है, ठीक है। और क्रिस्टल जालक का कुल आयतन हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, हमने क्रिस्टल को मान रखा है क्यूब है, ठीक है। और क्यूब का जो आयतन होता है वो एक क्यूब होता है, मतलब साइड का क्यूब होता है। जो लंबाई है या चौड़ाई, या जो लंबाई चौड़ाई या फिर जो वो होती है हमारी लेंथ ब्रेथ हाइट, वो तीनों सेम होती है, इसीलिए साइड का यानी जो हमारी भुजाएं होती हैं उसका क्यूब होती है, क्या होती है, क्रिस्टल जालक की का आयतन, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप डिवाइड करके यानी भाग दे के आप निकालना चाहे, कैलकुलेट आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, संकुलन क्षमता मिल जाएगा, ठीक है। अब हम ठोस में देखिए, जैसे ठोस है, सॉलिड है, ठीक है, बन गया। पर जब किसी ठोस का निर्माण होता रहता है या फॉर्मेशन चलता रहता है, ठीक है, तो क्या होता है, कई बार जो ठोस बनने की प्रकृति की वजह से कई प्रकार के दोष आ जाते हैं, कई प्रकार की त्रुटियां आ जाती हैं, ठीक है। और ये जो त्रुटियां होती हैं ये कई प्रकार की परेशानियों को जन्म देती हैं। तो अब हमें क्या है, ठोस की त्रुटियों को पढ़ना पड़ेगा, ताकि हमें पता चल पाए कि कौन सी त्रुटि की वजह से क्या जो हमारे ठोस की जो कैरेक्टरिस्टिक है, ठोस की जो प्रॉपर्टीज़ है वो उसमें बदलाव हो जाता है, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं ठोसों में दोष यानी ठोसों में त्रुटियाँ, ठीक है। तो देखिए, ठोस में निश्चित ज्यामिति की संरचना में, मतलब यहाँ पर हम बता रहे हैं कि ठोस में जो त्रुटियाँ हैं वो कैसे कैसे आ जाती हैं, ठीक है। तो जो सबसे बेसिक यानी जो सबसे कॉमन तरीका है जिसकी वजह से ठोस में त्रुटि आ जाती है वो है ठोस में निश्चित ज्यामिति की संरचना में ताप के बढ़ने से होना, ठीक है। क्या होता है, जैसे सपोज कि कोई आपके पास सॉलिड है, सपोज कि ये हमारा पेन ही है, अगर हम इसमें टेम्परेचर बढ़ा दें, इसका तापमान बढ़ाने लगे, धीरे धीरे बढ़ाने लगे, तो क्या होगा, इसका जो स्ट्रक्चर है, सपोज ये जो कैप है, इसको अगर हम हीट करने लगे तो इसका जो शेप है, इसका जो आकार है वो अलग हो सकता है, बिगड़ सकता है, या कई बार डिफॉर्म हो सकता है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा आकार में त्रुटि आ सकती है। तो उसी प्रकार से क्या है, कोई भी जो ठोस है उसकी निश्चित ज्यामिति की संरचना में ताप के बढ़ने से हमारा क्या होता है, जो अशुद्धियाँ आ जाती हैं, ठीक है। कई बार अशुद्धियाँ आ जाती हैं, कई बार उसकी व्यवस्था बदल जाती है, नियमित व्यवस्था जो है बदल जाती है। जैसे अगर हम इसको, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर हम इसको हीट करें तो इसका जो शेप है वो बदल जाएगा, यानी कि जो इसकी नियमित व्यवस्था है, जो नियमित व्यवस्था क्या है इसका, कि ये शेप मेंटेन करना। लेकिन अगर हम तापमान देते हैं, इसको हीट करते हैं, ताप देते हैं, तो इसका जो रेगुलर स्ट्रक्चर है यानी नियमित व्यवस्था है वो बदल जाएगा और हो जाएगा अनियमित, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, दोष उत्पन्न हो जाएगा या त्रुटि उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। समझ आया। अभी हम लोग देखते हैं कि दोष जो है ना,
ठोस में जो दोष होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक और दूसरा है अनायनिक या परमाणविक या बिंदु दोष, ठीक है। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक कहिए या इसको मतलब एक प्रकार हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक या आयनिक और दूसरा हो गया हमारा अनायनिक या बिंदु दोष कहिए, ठीक है। अब क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा ये दोष है वो कैसे होता है, ठीक है, हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि आयनिक या जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक दोष है वो किसकी वजह से होता है, ताप के बढ़ने की वजह से। तो सबसे पहली चीज़ जैसे हमने पढ़ी थी कि ठोस में जो वजह होती है बेसिक वो है ताप, ठीक है। तो क्या होता है इसमें ताप के बढ़ने से होता क्या है, तो ताप के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन, ये मैंने इलेक्ट्रॉन को दर्शाया हुआ है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निम्न यानी ग्राउंड लेवल पर निम्न ऊर्जा से क्या होता है एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब तापमान हम क्या करते हैं, देखिए क्या होता है जब हमने ठोस को ताप नहीं दिया, हीट नहीं किया, कोई ठोस है, ठीक है, इसमें अभी क्या है इलेक्ट्रॉन जो है सारे के सारे वो निम्न ऊर्जा के लेवल पर है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में है, निम्न ऊर्जा के लेवल पर है, ठीक है। अब क्या होता है जब हम इसको हीट करने लगते हैं, हीट करने देते हैं, तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन जो है इस ठोस में, इस ठोस के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं हीट एब्जॉर्ब करके कहाँ चले जाते हैं, उच्च ऊर्जा के लेवल पर प्रवेश कर जाते हैं। क्या हो जाता है, उच्च ऊर्जा के लेवल पर प्रवेश कर जाते हैं और जन्म देते हैं किसको, आयनिक दोष को, ठीक है। अब क्या होता है जैसे कि एग्जाम्पल लिखा है हमने कि जैसे सिलिकॉन है, ये हमने सिलिकॉन का ये सिंबल लिखा है, ठीक है। सिलिकॉन में अगर ताप बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की जो गति है वो बढ़ जाती है। कई तरीके से होता है, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी अब्जॉर्ब करके यानी ऊर्जा प्राप्त करके कहाँ जा रहा है, उच्च ऊर्जा लेवल में जा रहा है, ठीक है। और जो सिलिकॉन है उसके केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊर्जा जब एब्जॉर्ब करता है उसकी वजह से क्या होता है, इसका गति बढ़ जाता है। क्या होता है, गति बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है वो, क्योंकि वो उसकी गति बढ़ जाती है और वो मुक्त हो जाता है उस फोर्स से, उस बल से जिससे वो बाइंड रहता है सिलिकॉन में। तो जब हम ताप देते हैं इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेता है, यानी इलेक्ट्रॉन एनर्जी प्राप्त कर लेता है, ऊर्जा प्राप्त कर लेता है और उसकी गति बढ़ जाती है। और गति बढ़ने से क्या होता है, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन बन जाता है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है। और क्या उसकी वजह से होता है, धारा का प्रवाह हो जाता है जिसके कारण करंट फ्लो करने लगता है, ठीक है। तो क्या हुआ, हमें समझ में क्या आया कि ये आयनिक जो हमारा दोष है इसमें इलेक्ट्रॉन का रोल है, इलेक्ट्रॉन का रोल है कैसा, जो 2-3 कंडीशन है इसमें से हमने दो यहाँ पर देख ली। एक तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊर्जा प्राप्त करके हायर लेवल यानी उच्च ऊर्जा के लेवल में चला जाता है, उच्च ऊर्जा के लेवल में प्रवेश कर जाता है। कैसा होता है जैसे मैं आपको बताती हूँ, अलग पेज पर बताती हूँ। देखिए कोई भी जो कोई भी एलिमेंट होता है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट, तो हमने देखा है कि उसके कई सारे लेवल्स होते हैं। यहाँ पर होता है हमारा न्यूक्लियस, यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अपना रोटेशन करते रहते हैं, कई सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये वाला ये जो हमारा लेवल है ऑर्बिट, इसको के बोलते हैं, इसको एल बोलते हैं, इसको एम बोलते हैं, इसी प्रकार से और होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो लेवल है, ये वाला जो सर्कल है, इसका जो एनर्जी होता है, इसकी जो ऊर्जा होती है वो कम होती है और इसको हम क्या बोलते हैं, निम्न ऊर्जा वाला लेवल बोलते हैं, निम्न ऊर्जा वाला लेवल, ठीक है, निम्न ऊर्जा। और इसको क्या बोलते हैं, या इसके ऊपर जो भी रहेंगे वो क्या कहलाएंगे, इसके लिए उच्च ऊर्जा का लेवल कहलाएंगे, ठीक है, समझ आ रहा होगा। तो क्या होता है, जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉन, जब हम इसको ताप देते हैं किसी चीज़ को, किसी ठोस को जिसमें ऐसा सिस्टम है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ये वाला जो है वो यहाँ से यहाँ कूद के चला जाता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से, ऊर्जा प्राप्त करने की वजह से यहाँ से यहाँ चला जाता है या यहाँ से यहाँ चला जाता है, ये ही हम दर्शाना चाह रहे हैं। और इसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा आयनिक दोष उत्पन्न हो जाता है। तो ये 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम हमारे बिंदु दोष को देखते हैं कि उसमें क्या है, ठीक है। तो देखिए इसमें अव्ययी कणों की नियमित व्यवस्था में विचलन यानी अनियमितता आ जाती है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जब भी हम किसी ठोस को तापमान देते हैं, हीट करते हैं, तो क्या होता है, हमारी जो इसकी जो नियमित
नियमित व्यवस्था होती है वो बिगड़ जाती है। तो ये हो जाएगा पॉइंट। और दूसरा क्या है, इस दोष में अव्ययी कण स्थान छोड़ देता है। ठीक है, अभी तक हमने देखा था कि आयनिक में ऐसा नहीं होता था, इलेक्ट्रॉन अपना मुक्त हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन निम्न स्तर से हायर स्तर में जा रहा है, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जा रहा है, लेकिन अपना वो छोड़ नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, इस दोष में अव्ययी कण अपना स्थान ही छोड़ देता है। ठीक है, और कहाँ चला जाता है, अंतर अवकाश में प्रवेश कर जाता है, अंतर अवकाश में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आयनिक और अनआयनिक बिंदु दोष। ठीक है, ये हमारे दोष हो गए। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, उसमें हम इसमें यानी इन दोनों के जो प्रकार हैं वो पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उससे क्वेश्चन आता ही आता है। शॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट ये सब आपने बहुत देखा होगा अपने पेपर्स में, तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं।